नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास बुलेटिन और राज्यसभा की चर्चा है। और हरियाणा में 2 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी जो एमएलएज हैं वो वोट डालेंगे। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बन गए हैं, हरियाणा राज्यसभा चुनाव के हिसाब से एक बार फिर 6 साल पुराने दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। मसला बहुत ही रोचक हो गया है। जैसे ही कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल करते हैं, हुड्डा साहब डरे डरे नजर आते हैं। अब ये हुड्डा साहब इतने डरे डरे नजर क्यों आ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सबसे पहले, जिन्हें मैं बहुत ही प्यार से वन मैन आर्मी कहता हूं, आईएनएलडी से विधायक भी हैं, माला जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे एक और बहुत ही खास मेहमान हैं बलराज कुंडू जी, जो कि महम से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। और तीसरे सुभाष बत्रा जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और एंटी हुड्डा कैंप के माने जाते हैं। ये तीनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंडू जी, आपका भी स्वागत है। और बत्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलराज कुंडू जी से पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहता हूं। आवाज आ रही है कुंडू साहब? जी जी, आ रही जी। मैं सबसे पहले आपसे सुभाष बत्रा जी के पास में आऊंगा। उनको तो एक्सपर्ट के तौर पे रखा है, दो इनसाइडर, वो जरा मसला समझेंगे। कुंडू साहब, सबसे पहले आपसे सवाल इसलिए करना चाहता हूं कि ये तीसरे कैंडिडेट के आने के बाद मामला बड़ा रोचक हो गया है। 9 एक्स्ट्रा एमएलए हैं बीजेपी के पास, 31 की जरूरत है तो 40 है उनके पास, 9 एक्स्ट्रा वो हो गए। 10 जेजेपी से हो गए, 6 इंडिपेंडेंट जो समर्थन दे रहे, पहले आप भी सरकार को दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। अगर वो आंकड़ा मिला ले तो 25 हो जाता है। अब नजर है आप पर, अभय जी पर और कांडा साहब पर। कांडा साहब तो हर तरीके से बीजेपी के साथ हैं, तो मैं उनको तो उस खाते में मान लेता हूं, तो वो 26 हो जाता है। अभय चौटाला जी का चूंकि राजनीतिक आंकड़ा बीजेपी, कांग्रेस, हुड्डा साहब, तो मैं 26.5 मान के चलता हूं, हो सकता है 27 हो जाए। तो कुंडू साहब, अब आप पे नजर ये है कि ये 28-29 कैसे हो सकता है? बीजेपी से जो आपकी मोहब्बत है, मतलब वर्तमान सरकार से, वो तो सबको पता है। आपने तो मोर्चा संभाला हुआ है, कई मुकदमे भी हो गए आप पे ऊपर। अब लोकल पॉलिटिक्स है महम का, अब वो आपके आड़े आएगा हुड्डा साहब के लिए। तो जरा मैं ये गणित समझना चाहता हूं कि ये 29 तक ये आंकड़ा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? देखिए शशि जी, पहली बात तो आपने अभी बोला कि महम की राजनीति, तो मैं बगैर किसी परवाह के जो है ना राजनीति करता हूँ। मैं किसी इन बातों की चिंता बिल्कुल कतई भी नहीं करता हूँ। रही बात अगले आंकड़े वाली बात, तो आंकड़े का आकलन तो जिनको चुनाव लड़ना है वो लोग करेंगे, उनका आंकड़ा कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। मुझे अभी इस बारे में, मैं तो लोगों का जो है ना अभी खेल देख रहा हूँ, और देखेंगे, अभी बहुत समय है, 10 तारीख को चुनाव है, तो अभी वो खेल देखेंगे, उसका आनंद लेंगे। कार्तिकेय शर्मा जी, कार्तिकेय शर्मा या विनोद शर्मा, इनका किसी का कुछ फोन वोन आया? कुछ मतलब जैसे होता है ना शादी ब्याह घर में हो तो कार्ड भी भेजते हैं, निमंत्रण पत्र, और साथ में ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा भी भेजते हैं, तो कुछ डब्बा सब्बा आया क्या आपके यहाँ? देखिए, डब्बा लेने का तो मुझे शौक नहीं है जी, मैं ऐसे उससे हूँ, तो वो तो आप भी मैं डब्बे में सिर्फ मिठाई की बात कर रहा हूँ, मिठाई के नीचे जो होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, तो वो उसका तो मुझे शौक नहीं। रही बात जो है, देखो जो चुनाव लड़ता है स्वाभाविक है, वो सब लोग जो है वो ट्राई करते हैं, मिलने की बात करते हैं, वोट मांगने, तो स्वाभाविक है उनका। तो नेचुरली वो तो सभी तरफ से जो है ना प्रयास और कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके लिए कौन बेहतर है, कांग्रेस स्ट्रांग हो वो या बीजेपी स्ट्रांग हो वो? अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए शशि जी, एकदम से पत्ते क्यों खुलवाते हैं? अच्छा, चल मतलब थोड़ा खेल चलने दो ना।
अच्छा, खेल इसका मतलब खेल चलने दो का मतलब है कि आखिरकार फिर आप जो है वो थर्ड एम्पायर की तरफ ही जाएंगे आप, इसका मतलब तो यही समझा जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं थर्ड एम्पायर की तरफ जाऊंगा। हाँ। इसका मतलब ये होता है पूरी सूझबूझ के साथ में हाँ। अपने वोट का प्रयोग करूंगा। मतलब क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या समझेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे होता है ना कि एक लड़के का विवाह हो तो उसे पूछा जाता है कि लड़की में तुम्हें कौन कौन से गुण देखने हैं, मतलब उसका एजुकेशन, परिवार, संस्कार, तो आप क्या क्या गुण ढूंढेंगे? शशि जी, सारी बातें टेलीफोन पे पूछ लेंगे तो मिलके चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे भाई को, तब क्या बताऊंगा। अच्छा। मिलके आपके बैठेंगे तब बताएंगे, सारी बातें करेंगे, आपसे भी चर्चा करेंगे। चलिए, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए सर। दो और मेहमान हैं। अभय जी जुड़ गए हैं क्या? अच्छा, ठीक है, तो जरा हम सुभाष बत्रा जी के पास जाए। बत्रा साहब, बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार शशि रंजन जी, नमस्कार सर। और मैंने कहा कि बत्रा साहब अभी तो फील्ड के बाहर हैं, तो हम लोग जो, जैसे हम लोग फील्ड के बाहर, आप भी फील्ड के बाहर, तो बाहर वाला जो है ना कुतुब मीनार से जो जितना ज्यादा दूर रहता है उसको कुतुब मीनार पूरा दिखाई पड़ता है। अब कुंडू साहब तो कुतुब मीनार के किसी मतलब सटे हुए ही है। जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो आंकड़ा बन रहा है कि 9 बीजेपी, 10 जेजेपी कार्तिकेय शर्मा के लिए, 6 इंडिपेंडेंट और 3 और लोग हो जाते हैं, कुंडू जी भी हो जाते हैं, अभय जी भी हो जाते हैं और कांडा साहब की गिनती तो मैं उधर कर रहा हूं, 25 को 26 कर दिया है। अभय जी को भी कई कारणों से 26.5 में लेके चल रहा हूं। ये कुंडू जी आपको क्या लगता है किस तरफ जा सकते हैं? और कुंडू जी है लाइन पे, वो भी सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है जी, बलराज कुंडू मेरे मित्र भी हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानता भी हूँ। और ये जो अभी इन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। ये हरियाणा हर चीज में आगे रहा है, अगर नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके, पहली बात तो ये कि बीजेपी की खुद बीजेपी एक्सपोज हो रही है। जो ये कहती थी जीरो टॉलरेंस, जो ये कहती थी कि स्वच्छ राजनीति, जो ये कहती थी, हमेशा जोर लगाते थे कि दल बदलुओं का राज नहीं बनना चाहिए, उन्होंने एक स्वच्छ जो एक रीति थी उसको दाग दाग करने की कोशिश की है। अदरवाइज ये बड़ा स्पष्ट था कि एक सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और एक कांग्रेस के खाते में जाएगी। तीसरे कैंडिडेट का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। ये कोई इस किस्म की पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन बड़ी साफ है। और बलराज कुंडू के ऊपर बहुत सी चीज निर्भर करती है। नहीं, ये बताइए ना सर, कुंडू साहब भी सुन रहे हैं, आप तो हमसे और कुंडू साहब दोनों से सीनियर हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, तो कुंडू साहब किधर जाएंगे? ये जो कुंडू नाम का ऊंट है वो इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, या बीच में खड़े रहेंगे? देखिए, हमारे रोहतक में इनके मुतल्लक एक छवि बड़ी साफ है कि ये ना दब के राजनीति करते हैं, ना किसी की दबाव में आते हैं। और अब तक इनका जो किरदार रहा है, शुरू में तो बेशक ये बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लेकिन बीजेपी की भ्रष्ट नीतियों को देख के, इनके स्कैम पे स्कैम देखकर, और सबसे देखिए ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले कुंडू साहब के लिए तो मैंने बीजेपी की तरफ कांटा लगाया हुआ है। मुझे ये सिर्फ समझा दीजिए, आप भी रोहतक में रहते हैं, बड़े करीब से जानते हैं, तो ये हुड्डा साहब से कितनी मोहब्बत है? और 2 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है उस समीकरण को भी ध्यान में रख करके देखिए, ऐसा है कि बलराज कुंडू हैज हिज ओन इन्फ्लुएंस इन मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनके संबंध हुड्डा साहब के साथ भी अच्छे हैं, मेरे तो मित्र हैं। मेरी आज भी इनसे टेलीफोन पे बात हुई। तो इसलिए ये एक बड़ी स्वच्छ राजनीति करते हैं और सोशल सामाजिक लाइन। तो मैं ये मान के चलूं, एक जो मेरे दिमाग में है, कुंडू साहब आप सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ जी, आपके बारे में ही विश्लेषण चल रहा है। देखिए, हम तो खुला खेल फर्रुखाबादी सामने रख करके ही डिस्कशन करते हैं। कुंडू साहब का एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया तो ये बीजेपी और खट्टर साहब की जीत होगी। ये इसको आप कैसे देखते हैं बत्रा साहब? और तब ये जो कह रहे हैं ना कि अभी पत्ता नहीं खोलना चाहिए, एक एस्पेक्ट ये भी है कि चूंकि उन्होंने एकदम 36 का आंकड़ा लिया हुआ है,
बीजेपी के साथ और खास करके खट्टर साहब के साथ। और अगर कार्तिकेय शर्मा जीतते हैं तो ये कुंडू जी की हार हो जाएगी, हार इन द सेंस कि वो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। तब ये नफा नुकसान तौल कर करके हो सकता है हुड्डा साहब के साथ चले जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बलराज कुंडू को एक बड़ा निर्भीक नेता है इस एरिया के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं समझ पाया कि ये सरकार आगे लंबा चलेगी नहीं, 1 साल के अंदर अंदर गिरेगी। आपने देख लिया निगम के चुनाव के अंदर बीजेपी अलग है, बीजेपी अलग है। लोग तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर रहे हैं। तो बीजेपी का फ्यूचर मैं स्टेट के अंदर आगे नहीं देख रहा। इसलिए बलराज कुंडू एक सही टाइम पे सही स्टेप उठाते और सोच समझ के ये समझते हैं, अगर टाइम इनका लंबा होता तो हो सकता है बलराज कुंडू कुछ और तरह से सोचते। आपका इशारा है, आपका इशारा है कि ये मोहब्बत, मतलब इज़हारे मोहब्बत हो जाए हुड्डा साहब के साथ। हाँ, हो सकती है ये। कुंडू जी, मैं आपसे जरा समझना चाहता हूँ, है ना जी शशि जी। आप जिस तरीके से बीजेपी को आपने पहले समर्थन दिया था, बिना शर्त समर्थन टाइप का आपने दे दिया, बाद में फिर आपने बगावत कर दी, आपने झंडा बुलंद किया, केस मुकदमा दुनिया जहान सब कुछ हो गया, है ना शशि जी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आप भ्रष्टाचार ही सही, वही चीज आज जो है 2 साल के बाद में भाजपा का रोहतक के जो सांसद है अरविंद शर्मा जी भी उस पे फूल चढ़ाने, उस पर मोहर लगा रहे हैं। मैं अपनी जगह अपने स्टैंड पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट था और मुझे उम्मीद थी कि ईमानदार मुख्यमंत्री की जो दावे किए जा रहे हैं मनोहर लाल जी के द्वारा वो इस पे एक्शन लेंगे। जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उसके तकलीफ में मैंने समर्थन दिया था, बगैर अनकंडीशनल, बगैर किसी लोभ लालच में एक ईमानदार सरकार को, ईमानदार मुख्यमंत्री को। जब मुझे वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो मैंने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो अभी भी वही स्टैंड है ना आपका? बिल्कुल स्टैंड मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं आखिरी सांस तक चलिए ठीक है, प्रदेश के हित के लिए लड़ाई लड़ूंगा और उसकी आवाज उठाता। ठीक, आपका ऑब्जर्वेशन हुड्डा साहब के बारे में क्या है? हुड्डा साहब प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। मैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने उसमें कांग्रेस के बड़े वो हैं, वो अपना खेल, वो अपना राजनीति करेंगे। देखते हैं क्या होता है, अभी समय है। नहीं, मैं वो क्या होता है नहीं होता है वो तो हुड्डा साहब के डेस्टिनी में जो होगा होगा। बलराज कुंडू ने जिस तरीके से बीजेपी के बारे में अपना एक मंतव्य रखा, मैं जरा कांग्रेस और हुड्डा साहब के बारे में आपका मंतव्य, आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस बारे में, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं कोई वो सीनियर हैं, बड़े हैं, उनके बारे में मैं अपना क्या वक्तव्य दे सकता हूं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए भाई वो आदमी अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं, नहीं हैं। शशि जी, वो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं। मैंने कहा आपको, मतलब उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है आपके दिल में। मैं बड़े का, हर किसी का सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं मनोहर लाल जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय हैं, मेरे साथ वाले गांव के हैं, मेरी दादी के स्टूडेंट रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में हर बड़े इंसान का जो है ना इज्जत और मान सम्मान करता हूँ। राजनीतिक विचारधारा अलग विषय है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे समझूं, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको समझूंगा तभी 28 के बाद 29 आ सकता है। 29 तो आया, 28 तो मान लीजिए आप कि 28 तो हो चुका है। वो उधर से हिसार से कुलदीप बिश्नोई इधर करेंगे ही करेंगे, ये मान के चलिए। आपको मैं समझूंगा तभी वो कुलदीप जी डिक्लेयर कर दिया क्या? नहीं, डिक्लेयर नहीं कर दिया, कुछ बिटवीन द लाइंस भी होता है ना सर, कुछ बिटवीन द लाइंस भी होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। कुलदीप जी ने डिक्लेयर नहीं किया, वो तो उसी दिन पता चलेगा। 6 साल पहले किसने डिक्लेयर किया था कि वो बदल देंगे, इंक बदल देंगे? किसने डिक्लेयर किया था कि रणदीप सुरजेवाला इतने जानकार आदमी, लॉयर आदमी, अपनी पर्ची किरण चौधरी को दिखा देंगे, जो आपको सिर्फ अपने जो ऑफिशियल एजेंट है पार्टी के उनको दिखाना होता है, और वोट नल एंड वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर, ये बिटवीन द लाइन, आप तो इतने तजुर्बेदार आदमी हैं, आपको क्या मतलब? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना,
इनमें बेहतर कौन है या इन दोनों का आकलन कैसे करते? वो एक होता है ना कौन बनेगा करोड़पति। अरे 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 शशि जी, मुझे मास्टर क्यों बना रहे हो? मेरे से क्यों? दोनों मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं जी। पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। ये आकलन तो प्रदेश की जनता करेगी, कौन अच्छा है कौन बुरा। वो तो सर लोकतंत्र में जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। हमारे साथ पवन भी जुड़ गए हैं जो दिन रात आप लोगों के साथ रहते हैं और समझते और समझाने का दौर वो करते रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। पवन, ये 25 का तो फाइनल है कार्तिकेय शर्मा के लिए, 26वां मैं ऐड कर दे रहा हूं गोपाल कंडाला की। आज मेरी उनसे बात हुई थी लेकिन बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मैंने फोन किया तब उठाया नहीं, फिर बाद में उनका फोन आया, बोले कि अभी तो शशि जी रहने दीजिए, मैं कहीं किसी के यहाँ बैठा हूं। मैं समझ गया कि चलो ठीक है। अभय जी का भी कोशिश कर रहे हैं कि फोन लग जाए, लेकिन अभय जी के साथ क्या है कि पॉलिटिकल कंपल्शन है, बीजेपी को खुल करके वोट दे नहीं, उसके साथ जा नहीं सकते और राजनीतिक कारणों से हुड्डा साहब के साथ नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए तीसरा रास्ता है या वोट देने ही ना जाए, ये एक और रास्ता है। बहरहाल अगर वो वोट नहीं देने जाते हैं तो फिर कांग्रेस कंफर्टेबल हो जाएगी। बलराज कुंडू का जो मैंने जितनी बातचीत की है और अभी जो बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनका थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन करनाल से ज्यादा रोहतक की तरफ ही लग रहा है। तो पवन, आपका क्या एनालिसिस है? बलराज कुंडू बहुत, मतलब इतना आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, बड़ा भारी भरकम आदमी है तो ये भी अभय जी की तरह वन मैन आर्मी ही है। ये बलराज कुंडू जो है ये किधर ज्यादा, मुझे जो इनसे बातचीत करके लग रहा है कि ये जा सकते हैं, ये 29 का आंकड़ा पहुंचा सकते हैं। ये 29 का आंकड़ा नहीं पहुंचा सकते, माफी चाहता हूं। ये मतलब जो कार्तिकेय शर्मा है उनका आंकड़ा 28 पे ये रोक सकते हैं। पवन, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बलराज कुंडू का जो इस वक्त कहाँ जाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से आपने एक बात देखी होगी, जब से ये कहा जा रहा है कि कार्तिकेय शर्मा के साथ तमाम लोगों का समर्थन जो हासिल करने में जुटे हुए हैं, इसीलिए अब तक ये नहीं कहा कि मैं उसको समर्थन नहीं दूंगा। बलराज कुंडू ने खुलकर ये कहा कि मैं अभी तक किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे बारे में कोई आकलन मत कीजिए, मैं अभी अपने फैसला लूंगा, अपने पत्ते खोलूंगा। तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं जो बाकी लोगों को निर्दलीय को लेकर जो राय बन रही है उससे बलराज कुंडू अलग है। तो शशि जी, हमें भी आंकलन ये कर लेना चाहिए कि बलराज कुंडू की मोहब्बत रोहतक पर अपने लोकसभा क्षेत्र में महम के आसपास ज्यादा मिलती दिख रही है, लेकिन असली कहानी तो 10 तारीख को समझ में आएगी जब नतीजे आएंगे कि बलराज कुंडू ने कहाँ पर अपना प्यार ज्यादा दिखाया है। लेकिन एक जो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैंने अभी किसी को समर्थन नहीं दिया है, कोई अगर ये कह रहा है कि निर्दलीयों का सभी का समर्थन कार्तिकेय शर्मा को है तो मेरा नहीं है, मैं अपना स्टैंड स्पष्ट करूँ हमें आने पर। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अगर वो साथ जाने का इरादा रखते तो शायद कल सुस्ती साधे रखते और धीरे से उनसे मुलाकातें, बातचीतें। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, कुंडू साहब को बाकी भी लोग सुन रहे होंगे और हरियाणा तो बड़ा ही पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है, यहाँ तो बच्चा बच्चा राजनीति समझता है, तो कुंडू साहब को इसलिए हमने जोड़ा और हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो कुंडू साहब को इस वक्त पूरा हरियाणा समझना चाह रहा है। सुभाष बत्रा जी हैं, अगर मान लिया, एक सेकंड, हालांकि मेरा दिल तो नहीं कह रहा है कि अब कुंडू साहब से इतनी बातचीत करने के बाद ये मैं मानूं कि कार्तिकेय शर्मा का आंकड़ा जो है वो 29 पे पहुंच रहा है, मुझे तो लग रहा है वो 28 पे ही अटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर 28 पे और कीजिए 10 तारीख का इंतजार, जी वो करेंगे, आप लाइन पे बने रहिए, वो तो करना ही है सर। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुंडू साहब अगर हुड्डा साहब के तरफ चले गए तो वो आंकड़ा 31 का हो जाएगा। बत्रा साहब, आप तो कांग्रेस के पुराने मतलब इतने पुराने नेता हैं और बहुत कुछ अंदर बाहर देखा है आपने, अगर मान लीजिए कि ये कार्तिकेय शर्मा का आंकड़ा अगर 29 हो जाए बलराज कुंडू की बदौलत, या अगर इनकी बिना 28 पे ही रह जाता है, तो वो कौन, अगर ये 29 हो जाता है तो एक आदमी की सिर्फ जरूरत पड़ेगी कांग्रेस से, वो कांग्रेस के पंखे में देखा है ना अपने पंखा, बहुत सारे उसमें वो लगे होते हैं, वो कौन एक है जिसका नटबोल्ट ढीला और वो छटक सकता है। अब तो ऐसे कोरोना भी चल रहा है, किसी को कोरोना भी हो सकता है, अब वो फिर हॉस्पिटल से कैसे आएगा? बत्रा साहब। शशि जी, ऐसा है जी, अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट, आई सेड, लेकिन
मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हर एमएलए के दिमाग में एक चीज है कि बीजेपी का ग्राफ आज लोगों के अंदर काफी डाउन हो चुका है। इसलिए कोई भी एमएलए हो चाहे किसी पार्टी में वो ये समझता है कि आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी स्टैंड्स नोवेयर। आई टेल यू, ये हुड्डा साहब के लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, बीजेपी स्टैंड्स नोवेयर। जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, ही इज ए गुड मैनेजर, ही इज ए गुड मैनिपुलेटर। और मैंने कई जब 40 एमएलए कांग्रेस के आए थे तो 40 भी तो हुए थे, सरकार बनी और चली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुंडू साहब को आप इतना जल्दी अंडरस्टैंड ना करें। सुनो, अच्छा, कुंडू साहब जब बीच में आप कह रहे थे ना, एक छोटी सी बात कही थी कि ये 28 पे ही अटक जाएगा, तो कुंडू साहब बीच में बोल रहे थे अभी ठहरो, तारीख तो आने दो। मैं जो बात कह रहा हूँ सुनिए। बत्रा जी, सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए जल्दी। नहीं, मैं बत्रा जी से ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कुंडू जी ने कार्तिकेय शर्मा का आंकड़ा 29 पे पहुंचाया तो कांग्रेस वाले पंखे से कौन टहनी है या कौन है जो छटक सकता है, जो बीमार पड़ सकता है, जो हॉस्पिटल जा सकता है। शशि जी एक बात मेरी आप पकड़ लो और गांठ बांध लो। कुंडू, बलराज कुंडू ने जिस चीज को उठाया है, मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज तक खुल्लम खुल्ला बीजेपी का समर्थन देने वाला विधायक ऐसा कोई नहीं हुआ पूरे प्रदेश के अंदर जिसने खुल्लम खुल्ला सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की हो। तो इसलिए आप कुंडू साहब को तो ये समझ लीजिए कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हो गया ना, मान लिया। तो फिर तो मान लिया ना कि मान लिया अजय माखन का 31 हुआ माइनस, भाई कांग्रेस के पास 31, कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं जी, कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं, माइनस कुलदीप बिश्नोई 30 हुए, एंड मतलब -1 और +1, वो आंकड़ा 31 पे आ गया। माइनस कुलदीप बिश्नोई प्लस बलराज कुंडू इक्वल टू 31। ये कुलदीप बिश्नोई भी रहेगा, बलराज कुंडू भी रहेगा। बलराज कुंडू बीच में बोल रहे थे, जरा पूछो क्या बोल रहे हैं उनमें। अच्छा, हाँ काफी जी बलराज कुंडू जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, बत्रा जी बोल रहे थे कि बलराज कुंडू बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तो ये तय है कि कार्तिक के बीजेपी का कैंडिडेट ही इंडिपेंडेंट है, तो अभी एकदम से सारी चीजों का आकलन क्यों कर रहे हो आप? देखो, इंतजार करो ना। नहीं, तो कार्तिकेय शर्मा के जीतने का मतलब है हुड्डा साहब की हार और बीजेपी की जीत। अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दो ना, और लोगों में रोचकता बनी रहनी चाहिए ना जी। अच्छा बलराज कुंडू जी, आप तो बड़ा वेल कनेक्टेड है और इनसाइड इंफॉर्मेशन भी बहुत तगड़ा है। जो सुभाष बत्रा जी कह रहे थे कि मतलब अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो हुड्डा साहब तो पॉलिटिशियन जबरदस्त हैं, गुणा भाग गणित उनका बड़ा तगड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कल रात मुझे किसी ने फोन किया, एक शुभचिंतक ने कहा कि आप लोग कहाँ सिर्फ कुंडू जी और इधर और उधर कांग्रेस में फंसे हैं, जरा जेजेपी का भी तो पता कीजिए। सुना है कुछ लोग बड़ा आजकल मतलब अच्छे संबंध हो रहे हैं हुड्डा साहब के साथ अगले चुनाव के संदर्भ में, ये सही है क्या? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। इसकी चिंता तो जो ना अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला करेंगे, अपनी पार्टी के विधायकों को संभालने का काम। ठीक है, मैं इतना ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं रखता, मैं बड़ा साफ तो ना मैं बोझ की बात नहीं करूँ। अरे पहले से ही आप पे इतना बोझ है 28 का 29 करने का, या 30 को 31 करने का, या 31 को 32 करने का, पहले ही इतना बोझ है आपके ऊपर। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने भी ऐसी कोई चर्चा सुनी है? आप देखेंगे कि मैं कितने खुले दिमाग से 10 तारीख को वोट का जी, वो दिमाग तो आपका अभी भी खुला हुआ है। दिमाग को आप ज्यादा खुला है इसलिए तो आप सहम के बोल रहे हैं ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिस सज्जन ने, किसी एक सूत्र ने मुझे फोन किया था, क्या ऐसा कोई फोन या जानकारी आप लोगों के पास भी है, या ये सब र्यूमर है, ऐसे ही हवा हवाई इस तरह के समय में ऐसी बातें होती रहती है? नहीं, मेरा पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब मैं उसके लिए अलग से फोन करूं, टीवी पे नहीं बात? कुछ बातें आप समझे, आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझने की भी होती है कुछ बातें। बत्रा साहब, क्या ऐसी भी सूचना है कि
कुछ लोग संपर्क में हैं जेजेपी के हुड्डा साहब के साथ? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर लीडर हैं और लोगों के अंदर एक आम मैसेज है कि जो पहले कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी में बड़े कंफर्टेबल तरीके से चलेंगे और आने वाले टाइम के अंदर अजय माकन पूरी मतलब के बहुमत से भाजपा के अंदर जाएंगे, मेरी सोच। पवन, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जब राज्यसभा के लिए एमएलए वोट देते हैं तो कोई पार्टी व्हिप तो जारी नहीं कर सकती, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि अगर बीजेपी के हैं या किसी कंसर्न पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपने किसको वोट दिया, जैसे बाहर पोलिंग एजेंट होते हैं वैसे ही वहां पर प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो वहां पे रहते हैं और आपको अपनी जो पर्ची है किसको वोट दिया उनको दिखाना पड़ता है। यानी कि जो भी पार्टी का नुमाइंदा एजेंट वहां पे पोलिंग एजेंट ही मान लीजिए आम लोगों की बोलचाल भाषा में, उनको ये पता होगा कि किस एमएलए ने किसको वोट दिया है। ये एक बहुत बड़ा कारण होगा, चूंकि 2 साल के बाद चुनाव है और जिस तरीके से राजनीति ऊपर नीचे हो रही है, कोई भी कांग्रेस का एमएलए इस वक्त जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। इसलिए 30 तो कम से कम इंटैक्ट रहेंगे अगर कुलदीप बिश्नोई को छोड़ दें तो भी। तौर पर एक ऐसा फार्मूला है कि जब एक जगह पर साक्ष्य चलने हैं जिसको वोट डालना पर्ची पर, उस वक्त पर्ची को लेकर दूसरी तरफ जाकर वोट डालनी है, लेकिन उस बीच में अजय जिनको प्रतिनिधि कहते थे वो बैठे होंगे, उनको आपको अपना वोट दिखाना है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस का कोई विधायक वोट डालना जा रहा है तो उसको अपने कांग्रेस के वहां पर प्रतिनिधि को दिखाना है। लेकिन वहां पर भी असली खेल हो जाता है कई बार कि जो वोट दिखाना है उनको उस पर्ची को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, दूसरा बगल में बैठा कह देगा वो दूसरी पार्टी का प्रतिनिधि है, मैंने देख लिया इसका वोट, मैं मुझे इन्होंने दिखाया, जानबूझ के मुझे दिखाया गया है, वो ऑपरेशन कर देता है। और उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी वहां पर बनाए हैं, जो हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी है, जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए, अगर वो संज्ञान लेते हैं तो उसके बाद विवाद जो बढ़ता है इस तरह का, उसके बाद फिर उस वोट के ऊपर फैसला होता है कि वो वोट वैलिड वोट माना जाएगा या कैंसल वोट माना जाएगा। तो वैलिड और कैंसल वोट के बीच का जो अंतर है वो कई बार इस तरीके से भी सामने आया है। इससे पहले जब किरण चौधरी राज्यसभा जा रही थी तो अभय सिंह चौटाला ने ऑब्जेक्शन किया था एक वोट पर, उसके बाद किरण चौधरी मात्र एक वोट से राज्यसभा में जाने से चूक गई थी। उसके बाद जब आरके आनंद के उम्मीदवार थे तो 3 कंट्रोवर्सी के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने अपना वोट अजय को न दिखाकर साथ में उसकी खड़ी कांग्रेस की जो विधायक किरण चौधरी तो अपना वोट डालने पहुंची थी, उनकी तरफ वोट को दिखा दिया। तो इसके ऊपर बीजेपी के जो वहां पर प्रतिनिधि थे उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो वो वोट कैंसिल हो गया। तो ये वोट कैंसिल भी होना एक बड़ी वजह है, यानी जो टोटल वोट स्कोर है उसके अलावा कैंसिल अगर हो जाता है तो फिर मार्जिन जो निकलेगा वो कैंसिल वोट को हटाकर निकलेगा। यानी अगर कांग्रेस का कोई वोट कैंसिल हो गया, मान लीजिए क्रॉस वोटिंग ना भी हो, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट कैंसिल हो गया तो फिर जो है वो संकट जो है वो अजय माकन के लिए हो सकता है। और ये बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं। राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव रहता है जिसमें बाद में कुछ भी निकल कर नहीं आता। जब आपने आरके आनंद का चुनाव देखा कि कितने वोट कैंसिल हुए, कितने शाही क्या हुआ, तमाम चीजें मीडिया में चली गई, उसके बावजूद आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो पर आरोप लगाते हैं, इनेलो कांग्रेस पर आरोप लगाती है। आज तक ये सही तथ्य सामने नहीं आया। हालांकि मालूम है, मीडिया के लोगों को मालूम है, जिन्होंने किया उनको मालूम है, लेकिन पब्लिक के सामने एक तरह से एग्जैक्ट कोई स्थिति आ जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं। तो ऐसे में इस चुनाव में ज्यादा खेल होने की संभावना है। शशि रंजन जी, इस बार भी बड़े खेल होने के संकेत मिल रहे हैं और खेल जो है वो 1-2 वोट से नहीं, उससे भी ऊपर जा सकता है। मुझे बलराज कुंडू जी, मुझे आज किसी ने बताया कि कार्तिकेय शर्मा बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। तो ये भी कुछ इशारा करता है जो पवन कह रहे हैं। पिछले बार जो 6 साल पहले का याद कर लीजिए, रणदीप सुरजेवाला खुद इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े प्रवक्ता भी हैं, लॉयर भी हैं और तमाम पेचीदगियों के जानकार भी हैं। उन्होंने ही खेल कर दिया था, किरण चौधरी को दिखा दिया था, जबकि बीके हरिप्रसाद और दूसरे वो खुद
ऑब्जर्वर थे, तो उनका वोट कैंसिल हुआ। फिर उनको एक चिट्ठी लिखी गई, उसके जवाब में उन्होंने लिख दिया था कि ये पेन बदला या स्याही बदला या क्या बदला। मतलब ये होता है इस तरीके का खेल। इस बार भी ऐसी संभावना हो सकती है या आपको लगता है नहीं ये सब ऐसे ही बेकार की बात है, ये सब र्यूमर्स है? देखिए अभी देखेंगे। मैं तो पहली बार जो है ना कोई राज्यसभा का चुनाव हो रहा है मेरे सामने, उसमें वोटिंग करने का मौका मिल रहा है। तो अभी मैं इस अनुभव से होने के बावजूद ही कुछ कह सकता हूँ आपको। तो बाकी चुनाव 10 तारीख को है, तो उस दिन देखेंगे आप सब। चलिए, आप तो एक ऐसे कैंडिडेट है जिनके घर मिठाई का डब्बा बहुत आएगा, कुछ मिठाई हम लोगों के लिए भी बचा कर रखिएगा। हम देसी गुड़ बनवाता हूँ, गुड़ खाता हूँ जी। तो हम और बत्रा साहब दोनों आएंगे आपके यहाँ मिठाई खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, आपका भी शुक्रिया, कुंडू जी आपका भी शुक्रिया, और पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 10 तारीख को नजर कड़ी रखनी होगी। पॉलिटिक्स वैसी होती नहीं जैसी दिखती है। आप ये समझ लीजिए, जो पॉलिटिक्स में दिख रहा हो वो कभी नहीं होता, और होता वो है जो दिखता नहीं। शायद यही वजह है कि कुछ डरे डरे से हैं हमारे हुडा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।